हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट जो कि यूनिट 6 से स्टार्ट होता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग एक एक टॉपिक को बड़े ही डिटेल में उनके डायग्राम के साथ समझने वाले हैं। अगर आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाओगे तो ये आपके लिए एग्जामिनेशन में, चाहे वो कंप्यूटर एग्जामिनेशन जैसे कि नीट की एग्जाम हो या आपके स्कूल का एग्जामिनेशन हो, उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विद द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स अपने वंश वृद्धि के लिए अपने ही जैसे संतान, जिसे बायोलॉजी की भाषा में ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं, उसे प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट के समान ही देखने में होते हैं, यानी कि दे आर बायोलॉजिकली सिमिलर। लेकिन एक खास तरह के रिप्रोडक्शन जिसे हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट के जेनेटिक कॉपी होते हैं, मतलब जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं। तो रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रिप्रोडक्शन को कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स दैट आर बायोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जनरली दो तरह के होते हैं। पहले तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। पहले तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसे हम लोग दूसरा नाम एपोमिक्सिस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कभी कभी एपोमिक्सिस कह के भी बुला सकते हैं। और दूसरा टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है इसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह के बुलाते हैं और इसे जनरली एम्फीमिक्सिस भी कहा जाता है, यानी इसका दूसरा नाम हम लोग एम्फीमिक्सिस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला टाइप का रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी एपोमिक्सिस के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एपोमिक्सिस असल में क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का जिसमें ऑफस्प्रिंग तो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह का गैमेट का, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि गैमेट ऐसे सेक्स सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के वक्त में आपस में फ्यूज होते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलता। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है असल में विदाउट इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के होता है। अब अगर मैं बात करूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ खास पॉइंट्स के बारे में जिसे मैंने नोट्स में आप लोग को लिखवाया है। पहला नोट अगर हम ध्यान दें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि इसमें जो द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर आइडेंटिकल, यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल और एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट के। सच ग्रुप्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकली मतलब बनावट रूप से, शारीरिक रूप से उनका एक एक ऑर्गन्स बिल्कुल ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह देखने में होता है। एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन्स, यानी कि ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। ऐसे ग्रुप्स को हम लोग क्लोन्स कहते हैं। और उस ग्रुप में जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होता है, यानी इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग्स होता है, उसे हम लोग रैमेट्स कह के बुलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जो कि मैंने डेफिनेशन में ही आपको बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनमें किसी भी तरह के सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मतलब कि इसमें ना ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है और ना ही गैमेट का फ्यूजन होता है। क्योंकि इसमें गैमेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए सिंगल पेरेंट से भी हो सकता है, यानी सिंगल बॉडी से भी हो सकता है। इसमें कोई मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चूंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूनिपेरेंटल या फिर मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सोमैटिक पार्ट। सोमैटिक मतलब होता है जिस्मानी, दैहिक, यानी कि जिस्म से संबंधित, देह से संबंधित। तो चूंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, वो पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स के शारीरिक हिस्सों से प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कह के बुलाया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक डिवीजन, यानी कि सेल डिविजन्स में आप आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसमें खास तरह का सेल डिवीजन होता है। वो डिवीजन कैसा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिविजन्स। और माइटोटिक डिविजन्स किसी भी तरह का वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं करता है, इसीलिए इट प्लेज नो रोल इन इवोल्यूशन। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें माइटोटिक डिविजन्स होता है, और माइटोटिक डिविजन्स किसी तरह का वेरिएशन पैदा नहीं करता, इसीलिए इवोल्यूशन यानी कि विकास के क्रम में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान नहीं होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जैसे कि प्रोटोजोअन्स, एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, कुछ स्पॉन्जेस जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे स्काइफा में होता है, कोइलिंट्रेट्स जैसे कि हाइड्रा टुबुलोरिया में होता है, कुछ फ्लैटवर्म्स जैसे कि प्लानेरिया में देखने को मिलता है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हायर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, हायर इनवर्टिब्रेट्स कहने का मतलब कि हायर क्लास के एनिमल्स अरीढ़धारी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, एंड ऑल वर्टिब्रेट्स, और सारे तरह के वर्टिब्रेट्स में जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंस होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या क्या फायदे मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स को। अगर मैं पहले पॉइंट के बारे में बात करूं तो पहला फायदा तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, चूंकि ये मोनोपैरेंटल होता है, सिंगल बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, सिंगल पैरेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल पार्टनर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी सेक्सुअल पार्टनर को मेल को ना को तो फीमेल को खोजने की जरूरत पड़ती है, और ना ही फीमेल को मेल की तलाश होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अंडर फेवरेबल कंडीशंस, अगर कंडीशंस यानी आसपास का वातावरण और सब कुछ अगर फेवर में रहा तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी बहुत भारी तादाद में ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, वो भी काफी रैपिडली यानी काफी तीव्र गति से, और बड़े ही सिंपल तरीके से, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इस रिप्रोडक्शन में चूंकि मीटिंग नहीं होती है, मीटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूज एनर्जी का लॉस होता है, तो चूंकि इसमें मीटिंग नहीं होती है, इसमें मीटिंग एब्सेंट होती है, इसलिए इसमें एनर्जी का कंजम्पशन यानी ऊर्जा का जो खर्च है वो नहीं होता है। तो इसका मतलब इस ऊर्जा को बचाया जा सकता है अदर कामों में, अपने सर्वाइवल के लिए, फॉर द सर्चिंग ऑफ फूड यानी अपने भोजन की तलाश के लिए इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी एक तरह का एडवांटेज होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट में अगर बात करूं चौथे एडवांटेज का, तो ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं गेट इजीली अडेप्टेड टू सेम इन्वायरमेंटल कंडीशंस एज द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल। चूंकि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं अपने पेरेंट से, वो भी उसी इन्वायरमेंट में रहेंगे जिस इन्वायरमेंट में अभी उनके पेरेंट्स रह रहे हैं। चूंकि ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली और बायोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली हूबहू एक दूसरे के कॉपी होते हैं, तो चूंकि वैसा ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाया है, तो ये भी आसानी से उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाएगा। मतलब उस एनवायरनमेंट को बड़े ही आसानी से जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अडेप्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हर किसी चीज की सिर्फ एडवांटेज हो ऐसा नहीं हो सकता, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जिसमें से पहला डिसएडवांटेज अगर हम देखें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो वो होता है कि एज देयर आर नो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें माइटोटिक सेल डिविजन्स होती हैं और इसमें किसी तरह की वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होती है, कोई नया कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स नहीं हो पाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स के लिए आपको अलग अलग पेरेंट की आवश्यकता पड़ती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए इनमें न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स नहीं हो पाता और ना ही इनमें कोई बदलाव आता है, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो हूबहू कॉपी होते हैं अपने पेरेंट की, तो कोई इसमें बदलाव देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए अगर वातावरण चेंज हो जाए यानी एडेप्टेशन टू चेंज्ड एनवायरनमेंट बिकम्स डिफिकल्ट, तो ऐसे में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उनके वातावरण में अगर कोई बदलाव आ जाए तो वो आसानी से उसे अडेप्ट नहीं कर पाते हैं।
ये एक बड़ा ही मेजर डिसएडवांटेज है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर मैं दूसरा डिसएडवांटेज के बारे में बात करूं तो वह है कि समटाइम्स सो मेनी ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इट लीड्स टू ओवर पॉपुलेशन। क्योंकि ये बड़ा ही सिंपल प्रोसेस होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, तो कभी कभी इतने ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं कि या उस इलाके में, उस पर्टिकुलर इलाके में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे ओवर पॉपुलेशन हो जाता है और इसकी वजह से कंपटीशन फॉर स्पेस और फूड जो होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कितने तरह के होते हैं। यहाँ पर हमें एक अगर मैं चार्ट बनाकर आप लोग को एक्सप्लेन करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मैं इधर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप के बारे में बात करूं, सो लेट अस सपोज यहाँ हम लिखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो जिसमें से सबसे पहला टाइप जो अगर आप देखने को मिलेंगे वो है फिशन। असल में इसे टाइप से बेहतर होगा कहना मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से, कितने तरह के तरीके से जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाता है। इसमें से सबसे पहला जो कॉमन है वो है फिशन। अब हम आगे जाकर के देखेंगे कि फिजन भी आपको दो तरह को देखने के मिलेंगे। एक आपको मिलेगा बाइनरी फिजन, जिसके बारे में हम आगे काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक होगा बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन, और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो कॉमन मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है बडिंग। अब आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि बडिंग भी आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे। एक बडिंग होता है एक्सटर्नल बडिंग, एक बडिंग होता है आपका एक्सटर्नल बडिंग, और दूसरा टाइप का बडिंग होता है इंटरनल बडिंग, जिसे हम लोग इंडोजेनस बडिंग भी कहते हैं। इंटरनल बडिंग, अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जब ये टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटेल में तब जाकर के आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन या फिर स्पोरुलेशन, यानी नेक्स्ट मोड ऑफ तरीका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है स्पोरुलेशन, या फिर इसी को अगर बोला जाए स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, अब यहाँ भी अगर आप देखोगे कि इसमें भी हम लोग कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन में हम लोग पढ़ेंगे जू स्पोर्स के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे कुछ जू स्पोर्स के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे कोनिडिया के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे कोनिडिया के बारे में। इसके अलावा जो नेक्स्ट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है आपका फ्रैगमेंटेशन। ये प्रत्येक टॉपिक को हम लोग आगे चल करके डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड रीजेनरेशन, दैट इज कॉल्ड रीजेनरेशन। नेक्स्ट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप कह सकते हो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये ज़्यादातर आपको प्लांट में देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हम लोग दो तरीका देखेंगे। एक होगा नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। एक पढ़ेंगे नेचुरल मेथड्स और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स, आर्टिफिशियल मेथड्स। अब नेचुरल मेथड्स में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से जो प्लांट्स होते हैं उन्हें नेचुरली वो वेजिटेटिव प्रोपगेट करते हैं, और आर्टिफिशियल मेथड्स में हम लोग कुछ पढ़ेंगे जैसे कि कटिंग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कटिंग करके वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्राफ्टिंग के बारे में। फिर हम लोग आर्टिफिशियल मेथड में नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं लेयरिंग के बारे में, और फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं टिश्यू कल्चर के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर के बारे में। तो ये था आपका मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला टाइप का मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि है फिशन। इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो फिशन को असल में डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली सी बात है कि फिशन जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है, जिसमें अ फुल्ली ग्रोन पैरेंटल ऑर्गेनिजम्स डिवाइड्स इनटू 2 और मोर देन 2 डॉटर सेल्स। यानी कि फिशन एक ऐसा टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक मैच्योर पैरेंट जो होता है वो 2 या 2 से अधिक सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और ये जो डिवाइड होने वाले सेल्स हैं इसे हम लोग डॉटर सेल्स कहते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ फिशन के बारे में कि फिशन कितने तरह के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस, यानी कि मैच्योर पैरेंट से कितने सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, इसके आधार पर फिजन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, बाइनरी फिजन होता है पहला, जिसमें हम लोग देखेंगे आगे जाकर के कि एक पैरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। और दूसरा है हमारा मल्टीपल फिजन्स, जिसमें एक मैच्योर पैरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीपल डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। तो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड, फिशन जो है इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज बाइनरी फिशन एंड अनदर इज मल्टीपल फिशन। लेट्स टॉक अबाउट बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या है? तो इट इज द डिवीजन ऑफ एडल्ट पैरेंटल बॉडी इनटू 2 नियरली इक्वल डॉटर सेल्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। यानी बाइनरी फिशन में जो एडल्ट पैरेंटल बॉडी है, बोले तो मैच्योर पैरेंटल बॉडी है, वो लगभग 2 समान डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, यानी उनकी बॉडी जो है वो 2 भागों में बट जाती है। और ऑब्वियसली सी बात है जब कंडीशन फेवरेबल हो तब ये ऐसा होता है। अब मैं बात करूंगा ये किन में होता है, यानी इनके एग्जांपल्स, यानी बाइनरी फिजन किन किन स्पीसीज में देखने को मिलता है। तो ये जनरली आपको देखने को मिलेगा प्रोटिस्ट फैमिली में, जैसे कि अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, कुछ बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं, ग्रीन एल्गी में देखने को मिलते हैं, और ग्रीन एल्गी में जैसे कि क्लेमाडोमोनास में देखने को मिलते हैं, कुछ प्लानेरियंस में देखने को मिलते हैं जैसे कि फ्लैट वर्म्स हो गए। अब बात करेंगे कि इनकी मैकेनिज्म है कैसे होती है, यानी कि असल में इनमें होता क्या है। तो असल में अगर आप देखोगे तो ये एज फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अमीबा है, यानी कि ये पैरेंट सेल है। नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो आपको दिख रहा है सेंटर में, उनका इलोंगेशन होता है, यानी कि ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं, इलोंगेशन, ये खिंचते हैं, और अंत में जाकर के ये न्यूक्लियस 2 भागों में बट जाता है। आप ध्यान दीजिएगा कि जब न्यूक्लियस 2 भागों में बट गया, लेकिन अभी भी बॉडी 2 भागों में बटा नहीं है। तो न्यूक्लियस को बटने को, ये जो न्यूक्लियस जो बट जाता है, जिसे हम लोग कैरियोकाइनोसिस कहते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियस बट रहा है इसे हम लोग कैरियोकाइनोसिस कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। यानी कि बाइनरी फिजन में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और इसके बाद जो इस सेल का फ्लूइड है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये डिवाइड होता है, और जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं, मतलब कि बाइनरी फिजन में कैरियोकाइनेसिस पहले होता है और इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। मतलब एक सेल में पहले न्यूक्लियस डिवाइड्स होते हैं, फिर जो है उनका बॉडी यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, यानी कि साइटोकाइनेसिस होता है। यानी कि अगर मैं स्टेटमेंट में अगर देखूं, इसे मैं अगर इरेज कर देता हूं ताकि मैं इरेज कर देता हूं ताकि इसे समझ पाना आसान हो पाएगा। तो in binary fission, the karyokinesis, what is karyokinesis? Karyokinesis is the division of nucleus, is followed by cytokinesis, मतलब division of cytoplasm। अब इस फलस्वरूप जब karyokinesis और cytokinesis हो जाती है तो पैरेंट बॉडी बोल के कुछ नहीं बचता, यानी कि पूरी की पूरी पैरेंट ही 2 भागों में बढ़ जाती है, पैरेंट बोल करके कोई तीसरा सेल नहीं बचता, सो दैट नथिंग इज लेफ्ट विद द पैरेंट। अब ये जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गए हैं वो भोजन करते हैं, भोजन पाते हैं, ग्रो करते हैं एंड रिपीट द प्रोसेस, और इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो इस प्रकार से ये बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। अब यहां से क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट निकल करके आता है। वो क्वेश्चन क्या है
कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बाइनरी फिजन करते हैं, असल में ये इमोर्टल कहलाते हैं, यानी ये इमोर्टल होते हैं। मतलब इमोर्टल कहने का मतलब ये अमर होते हैं, यानी कि इनकी मृत्यु कभी नहीं होती। ऐसा क्यों? अब ये तो जस्ट एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर कहने का मतलब ये इनकी डेथ कभी नहीं होती, ऐसा क्यों हो जाता है? तो अगर इसका मैं आंसर अगर आपको दिखाऊं तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि इन बाइनरी फिजन में होल ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, यानी कि पूरी की पूरी जो पैरेंट बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की, वो रिप्रोडक्टिव यूनिट के रूप में काम करता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल्स, पैरेंट बॉडी डिसअपियर्स। जैसे ही डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो पैरेंट सेल है वो डिसअपियर होता है, जैसे कि गायब हो जाता है। ऑब्वियसली सी बात है, जब यही चीज अगर दो भाग में बढ़ जाएगा, पूरी तरीके से बढ़ जाएगा, तो कोई चीज बचेगा नहीं। मतलब कि पैरेंट बॉडी लगभग गायब जैसी हो जाती है। दस पैरेंट बॉडी कंटिन्यूज टू बी लिविंग। इस प्रकार से जो पैरेंट बॉडी है ये कंटिन्यू करता है रहना इन द फॉर्म ऑफ टू डॉटर इंडिविजुअल्स, यानी कि वो पैरेंट अपने दोनों संतान के रूप में रहना फिर से वो प्रारंभ करता है। दस इसलिए ऑर्गेनिजम्स अंडरगोइंग बाइनरी फिजन कैन बी कॉल्ड एज इमॉर्टल। क्योंकि यहाँ पर पेरेंट ऑर्गेनिज्म की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उनका सेल डिवाइड हो गया दो डॉटर सेल्स में, तो अभी वो जो पेरेंट है दो डॉटर सेल्स के रूप में अभी भी रह रही है। मतलब इनकी कभी मृत्यु नहीं होती। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन करते हैं ये इमॉर्टल यानी अमर होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, यानी बाइनरी फिजन कितने तरह के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस द बाइनरी फिजन इज ऑफ 3 टाइप्स, जिसमें से हम लोग सबसे पहले वाले को इरेगुलर या फिर इसमें पहले वाले को हम लोग इरेगुलर या फिर सिंपल बाइनरी फिजन कहते हैं। इरेगुलर या फिर सिंपल बाइनरी फिजन कहते हैं। दूसरा जो टाइप है उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहते हैं। उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहते हैं। और जो तीसरा टाइप है उसे हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इरेगुलर या फिर सिंपल बाइनरी फिजन क्या होता है। तो इन दिस टाइप ऑफ बाइनरी फिजन साइटोकाइनेसिस कैन टेक प्लेस अलोंग एनी प्लेन, यानी कि जो साइटोकाइनेसिस होता है वो किसी भी प्लेन के अलोंग हो सकता है, बट इट्स प्लेन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस का जो डिवीजन जिस प्लेन में होता है उसके हमेशा परपेंडिकुलर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, यानी कि साइटोकाइनेसिस होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अमीबा हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा अमीबा का सेल है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये हमारा क्या हो रहा है, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पर इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है, जो कि हमने पिछले डायग्राम में देखा था। यहाँ पर हमारा इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है, यानी कि अब कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हो गया। मतलब कि हमारा जो कैरियोकाइनेसिस, यानी कि हमारा जो कैरियोकाइनेसिस का प्लेन है वो इस प्लेन में हुआ हमारा, यानी कि इस प्लेन में ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा। तो साइटोप्लाज्म किस प्रकार से डिवाइड, उसका क्या प्लेन है, तो उसका प्लेन जो है वो ये वाला प्लेन है, यानी कि एक ऊपर की तरफ और एक नीचे। तो ये जो प्लेन था हमारा कैरियोकाइनेसिस का, साइटोकाइनेसिस का प्लेन उस कैरियोकाइनेसिस के प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसलिए इस तरह के बाइनरी फिजन को हम लोग सिंपल बाइनरी फिजन कह के बुलाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का, तो इस टाइप के बाइनरी फिजन में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो हमेशा टेक्स प्लेस अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एग्जाम्पल के तौर पे यूग्लिना में ऐसा देखने को मिलता है। ये आपका डायग्राम यूग्लिना का है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये न्यूक्लियस है यूग्लिना का, और नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि यहाँ पर इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो रही है।
अगर आप ध्यान समझे तो कैरियोकाइनेसिस का जो प्लेन है, अगर आप ध्यान से समझे तो ये वाला है, और जो साइटोकाइनेसिस है वो हमेशा अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, यानी कि दिस इज द एक्सिस जिसके अलोंग में आपका जो साइटोकाइनेसिस है यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन है सेल का, वो हो रहा है। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन का, तो इस टाइप के बाइनरी फ्यूजन में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो हमेशा अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस देखने को मिलती है। एग्जांपल के तौर पे पैरामीशियम, अब यहाँ पर ये आपको पैरामीशियम सेल है, पैरामीशियम ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर आप ध्यान से समझे तो यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर आप देखोगे इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस हो रही है, फिर यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रही है। तो अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस हो रही है यानी साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन हो रहा है वो हमेशा अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस देखने को मिल रही है। तो इस तरह के बाइनरी फ्यूजन को हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ खास बातें आपको बाइनरी फ्यूजन के बारे में ध्यान में रखना है कि एक खास तरह का बाइनरी फ्यूजन होता है जिसे हम प्लाज्मोटॉमी कहते हैं। ये क्या है प्लाज्मोटॉमी, इसके बारे में बहुत ही क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखे गए हैं, पूछे जाते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन कि प्लाज्मोटॉमी क्या होता है। तो प्लाज्मोटॉमी जो है इज अ पिक्यूलियर टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन। पिक्यूलियर कहने का मतलब होता है बड़ा ही विचित्र टाइप का बाइनरी फ्यूजन होता है जिसमें एक मल्टी न्यूक्लिएट मतलब उनमें एक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता बल्कि न्यूक्लियस की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसे हम मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो उसमें मल्टी न्यूक्लिएट एडल्ट पेरेंट जो होता है अंडरगोज साइटोकाइनेसिस टू फॉर्म 2 मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर सेल्स विदाउट एनी प्रायर न्यूक्लियर डिवीजन। नॉर्मल बाइनरी फ्यूजन में होता क्या है कि पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। लेकिन ये एक विचित्र टाइप की बाइनरी फ्यूजन होती है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट एडल्ट पेरेंट जो होता है वो साइटोकाइनेसिस कर जाते हैं बिना न्यूक्लियर डिवीजन के, यानी बिना कैरियोकाइनेसिस के, यानी इनमें साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस के बिना ही हो जाती है। और ये जो डॉटर्स होते हैं ये दे ग्रो, वो बढ़ते हैं and regain the normal number of nuclei by nuclear divisions karyokinesis। इसमें साइटोकाइनेसिस के बाद जो डॉटर सेल्स पैदा होते हैं उनमें शुरुआत में तो न्यूक्लियस की संख्या कम होती है, लेकिन समय के बीतने के साथ जब वो मैच्योर होते जाते हैं और एक टाइम के बाद में सेल्स न्यूक्लियस की संख्या धीरे धीरे उनमें बढ़ करके अपने पेरेंट के समान ही हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि ओपेलिना या पेलोमिक्सा में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मल्टीपल फ्यूजन के बारे में। मल्टीपल फ्यूजन जो है अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन विच द पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स। ऑब्वियसली इस बात है, मल्टीपल मतलब इसमें फ्यूजन मतलब कि ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी, एंड मल्टीपल मतलब बहुत सारे डॉटर सेल्स में ब्रेक होने वाले हैं साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द unfavorable conditions to increase the chances of survival of daughter cells। कहने का मतलब कि जब कंडीशन अनफेवरेबल होता है तो तभी ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल फ्यूजन करते हैं, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में कितने डॉटर सेल्स जीवित बच पाएंगे ऐसा बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, बहुत सारे डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनमें से सारे नहीं तो कुछ बच जाए और उनकी वंश की वृद्धि हो सके। अगर आप ध्यान से समझे तो ये कुछ खास तरह के एल्गी में, प्लाज्मोडियम और मलेरियल पैरासाइट में देखने को मिलता है, कुछ अमीबा में देखने को मिलता है एंड कुछ मोनोसिस्टस में देखने को मिलता है। अब जरा मैकेनिज्म को देख लेते हैं कि मल्टीपल फ्यूजन हकीकत में होता कैसे है। तो ड्यूरिंग मल्टीपल फ्यूजन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट डिवाइड्स बाय रिपीटेड एमाइटोसिस सेल डिवीजन इनटू मेनी न्यूक्लियाई। बहुत सारे न्यूक्लियाई में एमाइटोसिस सेल डिवीजन करके जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। ईच न्यूक्लियस टेक्स अ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड प्रत्येक न्यूक्लियस जो है थोड़ा थोड़ा करके साइटोप्लाज्म आपस में शेयर करते हैं एंड फॉर्म्स अ डॉटर सेल, और डॉटर सेल बनाते हैं। Some cytoplasm of the parental body remains unused and is called residual body। जैसे कि आपने बाइनरी फ्यूजन में देखा था कि पेरेंट के साथ कुछ नहीं बचता, जब एक बार डिवीजन हो जाए, फ्यूजन हो जाए तो पेरेंट बोल करके कुछ नहीं बचता,
पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म जो होती है वो डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन इसमें पेरेंट बॉडी बचता है, कुछ साइटोप्लाज्म बचते हैं और इसी बॉडी को हम लोग रेसिडुअल बॉडी कहते हैं। ऐसा मल्टीपल फिशन में देखने को मिलता है। अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो एक खास तरह का स्टेज होता है जिसे हम इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी कहते हैं, जिसमें क्रिप्टोमेरोजोइट्स इंटर्स द आरबीसी। ये आपके क्रिप्टोमेरोजोइट्स जो होते हैं वो मलेरियल पैरासाइट्स के जब काफ़ी शुरुआती स्टेज में उनका नाम होता है। फीड्स ऑन हेमोग्लोबिन, वो हेमोग्लोबिन के ऊपर ही निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, और अदर सेलुलर कंटेंट्स और आरबीसी के अदर कंटेंट्स जो होते हैं सेल के अंदर पाए जाते हैं उनके ऊपर में भोजन के लिए आश्रित होते हैं, और बिकम फुल्ली ग्रोन एंड इज कॉल्ड साइजोंट, और वो फिर साइजोंट कहलाते हैं। उसके बाद मल्टीपल फिशन होता है और लगभग तो 12 से लेकर के लगभग 24 वो जो क्रिप्टोमेरोजोइट्स थे वो अब बड़े होकर के मेरोजोइट्स में बदल जाते हैं, और फिर जब उनकी तादाद बढ़ जाती है, सेल आपका आरबीसी है वो फूल जाता है और अल्टीमेटली आरबीसी फट जाता है, यानी आरबीसी रप्चर्स एंड मेरोजोइट्स आर रिलीज्ड विच रिपीट द प्रोसेस। और इस प्रकार से मेरोजोइट्स जो होते हैं, मलेरियल पैरासाइट्स जो होते हैं, वो अपना वंश की वृद्धि करते हैं और हमें इन्फेक्टेड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ये डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये हमारा आरबीसी सेल है, ये जो हमें दिख रहा है ये हमारा सेल है आरबीसी का सेल। अगर आप ध्यान समझे तो ये छोटे छोटे मलेरियल पैरासाइट्स आपको दिख रहे होंगे जिसे हम क्रिप्टोमेरोजोइट्स कहते हैं। ये जो है आरबीसी के अदर सेलुलर कंटेंट्स और जो हेमोग्लोबिन है उन्हें फीड करते हैं, उन्हें खाते हैं और थोड़े से आकार में बड़े बन जाते हैं जिसे हम साइजोंट कहते हैं। इसके बाद जो है ये कुछ बड़े हो जाते हैं और जब आरबीसी रप्चर हो जाता है तो इनसे ये मेरोजोइट्स जो आपको दिख रहे हैं जो बड़े बड़े साइज में है मलेरियल पैरासाइट, ये निकलते हैं और जाकर के प्रोसेस को रिपीट करते हैं। ऐसे ही अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल वो है अमीबा का। अमीबा भी मल्टीपल फिशन करता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि अमीबा जो है जब कंडीशंस अनफेवरेबल होता है तब बाइनरी फिशन के बजाय मल्टीपल फिशन का सहारा लेता है, जिसमें वो करता क्या है, जिसमें वो इंसिस्टेड फॉर्म, इंसिस्टेड मतलब एक आवरण के अंदर वो जो है वो एक आवरण के अंदर में जो है अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, यानी इन इंसिस्टेड फॉर्म विच इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। ये जो अमीबा मल्टीपल फिशन के दौरान अनफेवरेबल कंडीशन में इंसिस्टेड फॉर्म में जो है अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है जिसे हम लोग स्पोरुलेशन कहते हैं। और फिर स्मॉल साइज्ड यंग अमीबे प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड स्यूडोपोडियोस्पोर्स, यानी कि उनमें जो यंग अमीबा प्रोड्यूस होता है जिसे हम लोग छोटे छोटे साइज के होते हैं उसे हम लोग स्यूडोपोडियोस्पोर्स कह के बुलाते हैं। ये उनका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस एग्जाम्पल में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर जूम कर दूं तो आप इसे देख पाएंगे अच्छे से। यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जूम कर दिया तो आप इधर देखिए, ये आपका दिख रहा होगा यहाँ पर एक सिस्ट है, ये 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म आपको दिख रही होगी। फिर उसमें जो है डॉटर सेल का जो है फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा और फिर इसमें जो आपको छोटे छोटे यंग अमीबे दिख रहा है ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये वॉल रप्चर हो जाती है और रप्चर होने के बाद यंग अमीबा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में निकल करके आते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिला। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बडिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग सभी इन जितनी भी अभी तक डिस्कशन हुई है उसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उसका रिवीजन करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।